आज का जो टॉपिक है वो प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ना है। संसाधन क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। संसाधन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। संसाधन जो होते हैं वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। वो कोई भी पदार्थ हो, चाहे आप एक परिवहन में ले लो, गाड़ी वगैरह हो, या पेन पेंसिल किताब जिसका हम उपयोग क्या करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए करते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु या पदार्थ है वो संसाधन तभी बनता है, उसके लिए दो चीज़ जरूरी है। एक तो समय, उसके दो कारक होते हैं, एक समय होता है, एक प्रौद्योगिकी होता है। समय के साथ कोई वस्तु संसाधन बन सकती है और उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम उसको संसाधन बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी जो संसाधन होता है उसके लिए दो प्रमुख कारक है, एक तो आपका क्या समय, दूसरा प्रौद्योगिकी। जैसे आग है, अगर आग की जब खोज हुई थी तो आग की खोज से हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, आग का खोज हुआ उसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, तो आग हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। अगर उसका उपयोग हम ना कर सकें जिस चीज़ के बारे में, तो वो एक तरह से संसाधन नहीं, जब तक उसमें समय ना लगे या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम नई चीज़ें उसके द्वारा ना कर सके, उसको हम संसाधन में नहीं काउंट करते। वे सभी चीज़ें जो मनुष्य के उपयोग के लिए आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। संसाधन जो होता है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन या मानव संसाधन। ये सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाता है। इस पर ध्यान देना। इसका जो प्रयोग किया जा रहा है मानव के द्वारा किया जा रहा है, वो सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मनुष्य अपने उपयोग के लिए करता है, अपने यूज के लिए करता है, उनको संसाधन कहते हैं। संसाधन के जो कारक होते हैं दो हैं, ठीक है। एक तो समय होता है और एक प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आग की खोज वगैरह, उदाहरण के रूप में आग की खोज हो गई, या पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार से हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं, तो हमारे लिए पहिया क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। और आग के द्वारा, आग का उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, या पहले जो प्राचीन काल में जो भी आदिमानव होते थे वो भोजन जानवरों को पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आग क्या है, उनके लिए एक तरह से संसाधन के रूप में उपयोगी है। और हमारे लिए संसाधन क्या है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए क्या होता है, जैसे पढ़ने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, सब क्या होते हैं उनके लिए एक संसाधन होते हैं। संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव संसाधन। कितने भाग में बांटा गया है, दो, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है या मौजूद है। तथा मानव संसाधन क्या होता है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन, अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों पर ही डिपेंड होता है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं उनका जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से या समय के द्वारा मानव द्वारा उसे मानव संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब उनका उपयोग के आधार पर वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का संसाधन बना लेते हैं हम। अब प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हैं, जिसमें आपका खनिज हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, हवा होगी, ये सब क्या होते हैं
प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे पहिए का आविष्कार है, तो पहिया क्या है, पहिया जो है लकड़ी से बनता है और लकड़ी जो है आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, तो एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है। किंतु जब लकड़ी से पहिया बनाया गया तो पहिया एक क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया, जो कि मनुष्य के द्वारा मतलब मानव द्वारा बनाया गया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधनों को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार से बांटे गए हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर आपके प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जैव मतलब बायोटिक, जैव संसाधन जिनको हम बोलते हैं बायोटिक, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, क्या नाम, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। बायोटिक संसाधन क्या होते हैं, वे सभी, बायोटिक में क्या होता है, सजीव वस्तुएं जो भी हैं, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मनुष्य हों, तो बायोटिक संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव संसाधनों को रखा जाता है। बायोटिक संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव संसाधनों को रखा जाता है और इसमें आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि आते हैं बायोटिक संसाधन के अंतर्गत। जबकि अजैव संसाधन क्या होते हैं, जितने भी निर्जीव संसाधन होते हैं उनको क्या कहा गया है, अजैव संसाधन या अबायोटिक संसाधन कहा गया है, जिसके अंतर्गत आपके चट्टान हो गए, खनिज हो गया इत्यादि चीजें, मृदा हो गई, मृदा खनिज चट्टान, ये सब क्या होते हैं, एक तरह से अजैव संसाधन होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है, क्योंकि सजीव में क्या आएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके द्वारा जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं या उनसे संबंधित जो भी संसाधन है उनको किस में रखा गया है, जैव संसाधनों में रखा गया है। अगला जो है आपका विकास एवं उपयोग के आधार पर, किस आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पे कुछ ऐसे होंगे, मतलब उनके विकास किस तीव्र गति से हो रही है या उनके विषय में भी जानकारी नहीं है, तो विकास के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है संभाव्य। ठीक है, ओरिजिनल एंड पोटेंशियल। एक होता है वास्तविक संसाधन, दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन वे हैं जिनके बारे में हमें सटीक जानकारी है, उनकी मात्रा के विषय में हमें अनुमान है। ठीक है, जिसके बारे में हम उनकी मात्रा कितनी है उसके विषय में सटीक अनुमान है, उन सभी को वास्तविक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। वे सभी संसाधन जिनकी मात्रा के विषय में हमें सटीक जानकारी होती है उनको किस में रखा जाता है, तो वास्तविक संसाधनों में रखा जाता है। किंतु कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में अभी हमें उनकी मात्रा के विषय में सटीक जानकारी नहीं है, वे हैं लेकिन उनके उपयोग या उनकी मात्रा के विषय में अभी सटीक जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, उनकी मात्रा कितनी है, उन सबको जो है संभाव्य संसाधनों में रखा गया है। वास्तविक संसाधन के अंतर्गत जैसे कोयला क्षेत्र जो आपके ये झरिया हो गया, ठीक है, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो वहाँ पे दामोदर नदी में पाए जाने वाले कोयला के निक्षेप, इन सब के बारे विषय में हमें क्या है, सटीक जानकारी है, तो उन सबको जो है वास्तविक संसाधनों में रखा गया है। इसके अलावा जैसे आप जर्मनी का रूर प्रदेश है, वहाँ पे कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, या दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग वगैरह हो गया, ट्रांसवाल, जोहान्सबर्ग, किम्बरले वगैरह आप जो खाने हैं, वहाँ पे हमें संसाधनों के विषय में सटीक जानकारी है, उनकी मात्रा के विषय में सही जानकारी है, तो उन सबको किस में रखा जाएगा, वास्तविक संसाधन। जर्मनी का एक रूर प्रदेश है, या विश्व का रूर किसे कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं, या वहाँ पे कौन सी नदी घाटी में पाए जाते हैं, राइन नदी घाटी में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, इसलिए विश्व का रूर जो है जर्मनी को कहा जाता है। ठीक है, या राइन नदी घाटी को विश्व का रूर कहते हैं। जबकि भारत का रूर जो कहा गया है वो झारखंड दामोदर नदी को हम बोल सकते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र होता है, या सीधा सीधा पूछा था कि छोटा नागपुर के क्षेत्र को विश्व भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। और विश्व का रूर किसे कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं। और भारत का रूर क्या होगा, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसे भारत का रूर कहा जाता है। वो किस क्षेत्र में आता है, दामोदर नदी जो है उसी के क्षेत्र में आपका छोटा नागपुर आता है।
ठीक है, वहाँ पे कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए उसकी उपमा विश्व के रूल, जैसे जर्मनी को कहा जाता है वैसे भारत के रूल को छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर को भारत का रूल कहा जाता है। संभाव्य संसाधन के अंतर्गत क्या होते हैं? ऐसे सभी संसाधन जिनके मात्रा के विषय में, जिनके परिमाण के विषय में भी सटीक जानकारी नहीं है। संभावना है, संभाव्य का मतलब संभावना है, पोटेंशियल है उसमें, लेकिन अभी उसकी मात्रा के विषय में सही जानकारी नहीं है। इसके अंतर्गत जैसे आपका जम्मू कश्मीर में यूरेनियम के निक्षेप, जम्मू कश्मीर में यूरेनियम के निक्षेप के विषय में जानकारी मिली है, ठीक है, कि उसका हम उपयोग कर सकते हैं, भविष्य में उसकी संभावना है, आने वाले कुछ समय में हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन अभी उसके विषय में कोई सटीक जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अगला है वितरण के आधार पे, किस आधार पे? वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे है। वितरण के आधार पे, वितरण का मतलब क्या? इन दो भागों में इनको ही बांटते हैं। जैसे एक होता है जिसके बारे में हमें एक लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, निश्चित स्थान पे होगा, किसी निश्चित स्थान पे, और एक होगा सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित होगा, ठीक है। इनको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सर्वव्यापी या सर्वव्यापक क्षेत्र, सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा क्या होगा? स्थानिक संसाधन, जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वव्यापक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन का मतलब वर्ड से ही दिखाई दे रहा है, सभी स्थानों पे पाए जाने वाले संसाधन जो एक साथ सभी स्थानों पे मौजूद होते हैं, या एक जैसे संसाधन जो सभी स्थानों पे मौजूद है, उनको सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपका पवन हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या होते हैं? सर्वव्यापक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है स्थानिक संसाधन, लोकलाइज्ड वाले जो होते हैं। स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे सभी संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, किसी एक निश्चित स्थान पे पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्थानिक संसाधन कहा जाता है, ठीक। जैसे भारत में कोयला क्या सभी स्थानों पर पाया जाता है? नहीं, कुछ विशेष स्थानों पे कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। अच्छा, कोयला जो होता है आपका कौन सी चट्टान शैल क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? गोंडवाना क्रम के, गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों में कोयले के निक्षेप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 98% कोयला जो है इसी में पाया जाता है। बच्चे 2% जो कोयला के निक्षेप होते हैं वो टर्शियरी काल के चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन से काल में पाए जाते हैं? टर्शियरी काल में 2% पाए जाते हैं, जबकि बच्चे 98% किसमें होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में या गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। 98% मतलब सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं? गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। गोंडवाना लैंड अलग है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है, ठीक है, ठीक। और आपका जो धातुएं होती हैं, जो भी खनिज मिनरल्स वगैरह हम प्राप्त करते हैं, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं। जितने भी धातुएं होती हैं, धातुओं का कौन से क्रम की धातुओं को किस शैल क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जबकि कोयला को किस में पाया जाता है? गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। स्थानिक वाले में जैसे आपका कोयला हो गया विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, छोटा नागपुर हो गया, या नदी घाटी के आधार पर देखें तो आपका दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, इसके अलावा गोदावरी है, वर्धा है, ठीक है, महानदी है। इन सभी नदी घाटियों में कोयले के निक्षेप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो दामोदर नदी घाटी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में कोयले का जो निष्कर्षण स्टार्ट हुआ था सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? रानीपुर में हुआ था। कोयले का निष्कर्षण जो स्टार्ट हुआ था, खनिज के उसका खनन जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1774 ईस्वी में 1774 में आपके रानीपुर में स्टार्ट होता है, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोयले का सबसे पहला निष्कर्षण रानीपुर से हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 1774 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, अगर किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर देखा जाए नदी घाटी के बजाय, तो आपका झरिया होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कोयले की दृष्टि से कौन है? झरिया है, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है, ठीक है। और विश्व में देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा? जैसे हीरा के लिए आपका जोहान्सबर्ग वगैरह क्षेत्र होता है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग हो गया, किम्बरले हो गया, ट्रांसवाल क्षेत्र जो होता है, ये सब हीरे के लिए जाना जाता है। अब वहाँ पे हीरा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मतलब हीरे के जो निक्षेप है, हीरे का खनिज जो है वहाँ पे अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हीरा हर जगह पे एक समान मात्रा में या हर जगह पाया जाता है।
किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे भारत में अगर हीरे की बात करेंगे तो आपका पन्ना हो गया, इस क्षेत्र में पन्ना हो गया, कोलार हो गया, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। और कोलार में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा जो KGF वाला है तो वहाँ पे सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हीरे के भी पाए जाते हैं, ठीक। तो भारत में हीरे के लिए सबसे फेमस स्थान कौन सा है, पन्ना है। पन्ना कौन से राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में आपका पन्ना पड़ता है, जहाँ पे हीरे के निक्षेप या हीरे सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन भी यहीं पे होता है और इनका भंडारण भी यहीं पर ज़्यादा होता है। अगला है पुनः, जैसे हम किसी चीज़ को रिसाइकल कर सके, ठीक है, इनको बोलते हैं पुनः उपयोग के आधार पे, ठीक है। अगला कौन सा प्रकार है, पुनः उपयोग के आधार पे संसाधनों को भी, संसाधन जो है उनको दो भागों में बांटा गया है। चौथा है पुनः उपयोग के आधार पर। पुनः उपयोग के आधार पे भी इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अल्टरनेट मतलब ईयर में एक नए क्वेश्चन तो आता ही है। या तो इनके नाम का जो एक पर्याय होता है वो भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन में कि हम गैर परंपरागत संसाधन या परंपरागत संसाधन को किस नाम से जानते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ऐसे रहते हैं ना, रखे जाते हैं कि वो कन्फ्यूजन होता है। जैसे दिया गया था एक बार शायद कि नवीकरणीय गैर परंपरागत संसाधन को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें नवीकरणीय रहेगा, अनवीकरणीय रहेगा, ठीक है। तो दोनों वर्ड देखने के बाद अब गैर परंपरागत अगर नहीं पता रहता है कि उसका मतलब क्या, अर्थ क्या है, तो फिर कंफ्यूजन होता है। नवीकरणीय का मतलब क्या है, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल। अलग अलग करके देखेंगे। री हो गया न्यूएबल, जो पुनः नया बनाने के लिए समर्थ हो, ऐसे भी समझ सकते हैं। री मतलब पुनः होता है, न्यू मतलब नया, एबल मतलब समर्थ हो, जो दोबारा भी बनाया जा सके, अर्थात जिनका उपयोग दोबारा भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल बोलते हैं, मतलब रिन्यूएबल बोलते हैं। उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसका उपयोग हम पुनः भी कर सकते हैं, अर्थात उनको रिसाइकल करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उन सबको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम आसान मतलब जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या एक लंबा समय लगता हो इनके बनने में, एक अधिक समय मतलब अधिक समय इनको लगता है बनने में। ये नहीं है कि मतलब बनता, जैसे कोयला है, कोयला तो बनेगा लेकिन इनको बनने में क्या है, बहुत अधिक समय लगता है। तो अनवीकरणीय के अंतर्गत वे सभी संसाधन रखे जाते हैं जिनको बनने में भी अधिक समय लगता है, ठीक है। जैसे आपका कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये बनेंगे लेकिन बहुत लाखों वर्ष लगेंगे इनको बनने में। तो इन सभी संसाधनों को जो है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। इनका रिसाइकल जो है बहुत कम समय में नहीं होता है, ठीक है। तो रिसाइकल के आधार पे भी इनको बांटा जाता है कि कुछ का तो रिसाइकल बहुत अधिक समय टाइम लगता है। जैसे मृदा हो गया, मृदा क्या है, मृदा का जो रंग, जैसे आकार है, स्थिति है, उसके आधार पे देखा जाएगा तो मृदा जो होता है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मृदा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन मृदा बनने में काफ़ी समय लगता है, मृदा के बनने में काफ़ी अधिक समय लगता है। इसलिए मृदा, क्योंकि जब से नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, इकट्ठा करती हैं, फिर बगल में निक्षेप को अवसाद के रूप में मतलब गाद के रूप में इकट्ठा करती जाती हैं, फिर जाके आपका मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के निर्माण में भी काफ़ी समय लगता है। इसलिए मृदा को निर्माण के आधार पर अगर देखा जाएगा तो कितने भाग किस में रखा जाता है, नवीकरणीय संसाधन में। वैसे मृदा क्या है, एक तरह से नवीकरणीय है। अगर निर्माण के आधार पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय बोलते हैं, ठीक है, मृदा वाला। उसके अलावा तो अनवीकरणीय संसाधन में आपके कोयला होता है, क्या होगा, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, या पेट्रोलियम इत्यादि जो होते हैं उनको किस में रखा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन। इनका जो पर्याय वर्ड होता है नवीकरणीय संसाधन को, उसको हम बोलते हैं, अच्छा दो वर्ड होता है, एक होता है परंपरागत होता है, एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो परंपरा से चली आई, कन्वेंशनल चीजें हो, ठीक है, जो परंपरा से आ रही है, मतलब पहले थी, अब उनका ही उपयोग हम लगातार कर रहे हैं, परंपरा से चलिए। अच्छा, जो गांव में परंपराएं होती हैं, क्या वो समय के साथ समाप्त हो सकती हैं, होती ही हैं, कुछ परंपराएं बदलती रहती हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो भी परंपरा स्टार्ट हुई है आज नहीं कल, वो समाप्त होगी या होती ही है।
तो जितने भी परंपरागत चीजें होती हैं, परंपराएं होती हैं, समाप्त होती हैं। तो जितने परंपरागत होते हैं उनको किस में रखेंगे, नवीकरणीय या अनवीकरणीय में? अनवीकरणीय की परंपराएं समाप्त हो सकती है। वैसे अनवीकरणीय क्या होता है, जो समाप्त होने वाली चीजें, अर्थात जिनका उपयोग जिनका पुनः मतलब रिसाइकल जो होता है वो काफी अधिक समय लगे या पुनः हम उनका उपयोग न कर सके, उनको अनवीकरणीय बोलते हैं। तो वैसे समझ सकते हो कि जो परंपरागत, गैर परंपरागत नहीं, परंपराएं जो होती है समाप्त होती हैं, उसी से वर्ड बना है परंपरागत। तो परंपरागत को संबंध किससे होगा, अनवीकरणीय से होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। और परंपरागत को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, परंपरागत संसाधन को हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, और अनवीकरणीय को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, और परंपरागत संसाधन वे सभी संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो सके। ठीक है, जो समय के साथ समाप्त हो जाती है उनको हम परंपरागत बोलते हैं, जिसमें अनवीकरणीय, जिन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, और नवीकरणीय को क्या बोलेंगे, इसी का अपोजिट क्या होगा, गैर परंपरागत, जो लगातार चल रही है या भविष्य में भी बनी रहेंगी, उनको क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत बोलते हैं। इसका होता है नॉन कन्वेंशनल, क्या बोलते हैं इसको, इनको नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है। दिक्कत इसमें है कि एक जो रिन्यूएबल है वो नॉन कन्वेंशनल है, जिसके साथ नॉन लगा है उसके साथ नॉन अपोजिट वाला जो है नॉन नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो रिन्यूएबल होगा वो नॉन कन्वेंशनल होता है और जो नॉन रिन्यूएबल होगा वो कन्वेंशनल होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए एग्जाम में जब चारों ऑप्शन एक साथ में दिए रहते हैं या स्टेटमेंट में जब लिखा आता है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना। अगर अर्थ आपको पता रहेगा, परंपराएं जो होती समाप्त होती हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो अनुसूतियाँ होती हैं एक समय रहती हैं, जो हम मतलब सुनी हुई चीज़ें होती हैं, फिर आने वाले कुछ समय बाद वो परिवर्तित होती रहती है, तो मतलब परंपराएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो परंपरागत जो होंगी वो कैसे होंगी, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखी जाती है। कुछ नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत संसाधन बोलते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये सभी आपके नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। बायोमास का ध्यान देना। ठीक है, बायोमास कैसा संसाधन है, एक नवीकरणीय संसाधन, इसको हम दोबारा पुनः रिसाइकल कर सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों से दोबारा इनका रिसाइकल हो सकता है। बायोगैस भी वैसा ही है। तो ये दोनों जो होते हैं कैसे संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से या तो छांटने के लिए देगा कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, या तो सीधा ही पूछ लेगा कि बायोगैस कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, या इसी को घुमा के पूछना होगा तो बोल देंगे परंपरागत संसाधन है या गैर परंपरागत है। तो आप बताइए कैसे संसाधन है, परंपरागत या गैर परंपरागत? गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जो हमें लगातार मिलती रहेगी। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है उसके इनर भाग में, केंद्र वाले भाग में जो होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, कितना होता है
1.5 गुणे 10 की घाते 7 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि उसके आउटर लेयर का भाग जो होता है, आउटर लेयर में मतलब फोटोस्फीयर जो होता है उसका, वहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है। पवन ऊर्जा क्या है? पवन चक्कियों के माध्यम से हम लगातार पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा जो हम पवन मिल वगैरह होता है, आटा पीसने वाला जो होता है, उससे मतलब पवन ऊर्जा के माध्यम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये लगातार पवनें हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, पवन तो समाप्त होने वाला नहीं है, तो इनका उपयोग करके एक तरह से, ठीक है, जल ऊर्जा भी होता है इसके अंतर्गत। क्या होता है? जल ऊर्जा, जो जल विद्युत होती है, जल से प्राप्त ऊर्जा होती है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा जो है उनको भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। किंतु जल समाप्त भी हो सकता है, जैसे नदी का जल है, ठीक है, उसमें सूखा अगर पड़ जाए तो वहाँ पे हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल विद्युत का। किंतु वैसे जल ऊर्जा को किस में रखा जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में रखा जाता है। समुद्र से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं, तरंग ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत या मतलब टरबाइन का उपयोग करके हम वहाँ पे विद्युत का उत्पादन करते रहते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा जो होती है भूमि के ताप से, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो भूमि के ताप, जो भूमि के अंदर जो, क्योंकि भूमि का इनर भाग जो होता है वो कैसा है? गर्म होता है। ठीक है, वहाँ पे जो आपका मैग्मा या लावा है उनकी वजह से हमेशा जो अंदर का भाग है वो गर्म है, तो वहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। इसका उदाहरण जो होता है आपका मणिकर्ण जैसे है, हिमाचल प्रदेश में ये पूछा गया है कि मणिकर्ण क्या है? मणिकर्ण एक भूतापीय ऊर्जा का उदाहरण है। ये आपके कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया। और इसका उदाहरण जो होता है भूतापीय ऊर्जा का आपका जो पूगा घाटी है, कौन सी घाटी? पूगा घाटी आपके लद्दाख में स्थित है, वो भी भूतापीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का एक स्रोत क्या होता है? पूगा घाटी हो गया, और मणिकर्ण जो होता है ये भूतापीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ज्वारी ऊर्जा, जो ज्वारी क्षेत्र में आता है उसको बोलते हैं ज्वारी ऊर्जा, तथा बायोमास अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाई जाने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? बायोमास ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है, इनके नाम डायरेक्ट आप याद रखना, एग्जाम में सीधे यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वे सभी संसाधन जिनका हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कोयला आता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन वगैरह जो होते हैं सब आते हैं। ठीक है, जो आपका तारपीन वगैरह होता है, जैसे मिट्टी का तेल आपने सुना होगा पहले मिलता था ना, वो सब जो होते हैं पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, उनका प्रभाजी आसवन के द्वारा उनको अलग अलग किया जाता है, वो सभी एक साथ में पाए जाते हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, तारपीन वगैरह जो होता है वो सभी एक साथ पाए जाते हैं। उनका प्रभाजी आसवन के द्वारा हम सबको अलग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका क्वथनांक जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं और सबको अलग अलग कर सकते हैं। जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह, जो पेट्रोलियम का क्षेत्र होता है वहीं पे प्राकृतिक गैस भी अधिकांशतः पाए जाते हैं, और इन सब का जो निर्माण होता है इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, काफ़ी अधिक समय लगता है। अधिक ताप एवं अधिक दाब की अवस्था में ये बनते हैं। जो आपका कोयला है, कोयले का निर्माण जो होता है वो अधिक ताप और अधिक दाब की वजह से होता है, और इनको बनने में अधिक समय लगता है, इसलिए इनको किस में रखा गया है? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ये ध्यान देना, इनसे एक क्वेश्चन तो आना ही है पक्का। ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार तो आएगा। इस बार का पेपर कब तक होगा? मई जून, मतलब जून तक जा सकता है। अभी तो इसका ही मेंस होगा। अभी आज शायद देखो रिजल्ट आए, आज या कल संभावना है। वैसे 920 पद हो गए टोटल, पहले 200 था। पहले लोग को डर लगता था कि 200 देख के कितना कम पद है, मतलब 200 से 920 हुआ है। तो कभी मतलब ये देख के नहीं फॉर्म में 200 पद आया तो डर लग रहा है कि संख्या बहुत कम है, कितना डालें। वैसे चांसेस घट जाता है ना जब बहुत कम सीट होती है। तो अब 200 से 920 हो गए, बहुत सारे लोग तो इसी में ही डाले होंगे, इतना कम पद होगा है नहीं। तो अब 920 हो गई तो चांसेस बढ़ जाते हैं। आज शायद रिजल्ट आ जाए।
आने को तो सैटरडे को था लेकिन आया नहीं, सभी लोग इंतजार करते रहे। ठीक, अगला क्या है, मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जिनका उपयोग मनुष्य के द्वारा, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। अच्छा, कोयला के ऐसे कुछ क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र में भारत में कौन कौन से, झरिया हो गया, धनबाद है, रानीगंज है, इसको अलग से लिखाएंगे, अभी बता रहे बस। झरिया, धनबाद, रानीगंज है, डाल्टनगंज है, आपका डाल्टनगंज, ठीक है, कर्णपुरा है, कर्णपुरा भी इसके अंतर्गत आता है, और आपका नेल्लोर वगैरह है, ठीक है, नेल्लोर हो गया, नेवेली हो गया। नेवेली एक ऐसा स्थान है जो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। नेवेली कहाँ का स्थान है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है जहाँ पे आपको लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयले के लिए कुछ विशेष क्षेत्र ही है, कम क्षेत्र है, जिसमें आपका लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र कौन सा है, तो नेवेली है, ठीक है। नेवेली जो होता है किस कोयले से संबंधित है, लिग्नाइट कोयले से। तमिलनाडु के बाद ये गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला होता है तमिलनाडु के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे उमरिया वगैरह हो गया, ये किसका है, मध्य प्रदेश का है। और अगर आप असम वगैरह में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है माकुम पूछा जाता है कि माकुम कौन से क्षेत्र में आता है, तो आपका असम के अंतर्गत आता है, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम के भंडार जो होते हैं आपके बॉम्बे हाई में दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, बॉम्बे हाई जो होता है, ये क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत प्राकृतिक गैसों और पेट्रोलियम का अधिक निष्कर्षण यहाँ से किया जाता है, ठीक। भारत में जो पेट्रोलियम या तेल ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, पेट्रोलियम निकलेगा तो उसका रिफाइन किया जाना है, तो ऑयल रिफाइनरी के अंतर्गत आपका सबसे पहला क्षेत्र जो खोजा गया था वो कौन सा, असम का डिगबोई। कौन सा है, असम का डिगबोई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन सा है, कहाँ पे है, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, आईओसी का, उसका स्थान कहाँ पे, मथुरा में है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि ऑयल रिफाइनरी का क्षेत्र कौन सा है, तो मथुरा है। क्या नाम है, सॉरी, कहाँ पे है, मथुरा में। अब बिहार में कहाँ पे है, बरौनी में है। बिहार में कहाँ पे है, बरौनी में है। और आपका जैसे जामनगर का क्षेत्र हो गया जो कि एक निजी क्षेत्र है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी का एक निजी क्षेत्र है जो कि टाटा किसका है, रिलायंस का है। जामनगर जो कि सबसे बड़ा भी ऑयल रिफाइनरी एरिया है, कौन सा है, ऑयल रिफाइनरी का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, जामनगर वाला है। उसके बाद आपका बॉम्बे हाई हो गया, ट्राम्बे हो गया। बॉम्बे हाई और ट्राम्बे जो होता है ये आपका महाराष्ट्र का अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक। कुछ और इसके अलावा जैसे गैस वाले में क्या है, बीना गैस पाइपलाइन जो होती है, गेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, गैस अथॉरिटी वाला जो है, जो गैस के अंतर्गत होता है उसे प्राकृतिक गैस का जहाँ पे निष्कर्षण एक तरह से कर सकते हैं या आपका रिफाइन करते हैं, वो गेल के द्वारा किया जाता है, गेल के द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत आपका बीना क्षेत्र आता है। बीना जो है आपका कहाँ पड़ता है, मध्य, वियना नहीं, बीना, बीना, बीना मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, ठीक। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र होता है। आगे जो पढ़ना है मानव संसाधन के विषय में पढ़ना है, ठीक है। मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन में एक संसाधन होता है जिनका उपयोग मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए ही किया जाता है, लेकिन इनका निर्माण जो होता है मानव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मानव के द्वारा होता है। और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों संसाधन हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके मानव संसाधन बनाया जाता है। मानव संसाधन के अंतर्गत जैसे मनुष्य द्वारा श्रम वगैरह जो किया जाता है वो मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। मानव जो होता है प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किसी भी संसाधन को अपने लिए उपयोगी बनाता है। तो मनुष्य जो है प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग करता है, जो प्रौद्योगिकी कारक होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, मानव संसाधन के अंतर्गत आएगा। जो प्रौद्योगिकी कारक है, जैसे समय क्या है, समय के द्वारा तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हो सकता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये अपने आप बने हुए हैं, इसमें तो मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसमें समय अधिक लगा है, क्या लगा है, समय अधिक लगा है। किसी भी संसाधन के दो कारक बताए थे, एक समय, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जो होता है क्या होता है, ये मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। एक तरह से प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम किसी भी संसाधन को प्राकृतिक से मानव निर्मित संसाधनों में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे अगला है मानव निर्मित संसाधन। वही है मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य द्वारा कुछ परिवर्तन करके उसमें अपने आवश्यकताओं के लिए या अपने लिए मूल्यवान बनाता है उनको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें आपका सड़क पुल इत्यादि होते हैं, मशीन, वाहन, रेलगाड़ी, कार वगैरह जो होता है किसके अंतर्गत आता है, मानव संसाधन के अंतर्गत उनको रखा जाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। एक वर्ड है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि मानव की बात हो रही है तो जनसंख्या की बात होगी। ठीक है, जिस क्षेत्र में मानव रहते हैं, जहाँ पे मानव पाए जाएंगे वहीं पे तो संसाधनों का उपयोग या उनसे संबंधित बातें की जाएंगी। जनसंख्या घनत्व एक वर्ड है। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या या जनसंख्या जो होती है, किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी भी कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। ठीक है, कितना है, 943, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है, उत्तर प्रदेश का 829, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829, जबकि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 943 है। ठीक है, अब जनसंख्या का जो वितरण होता है, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या पाई जा रही है तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अगला क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भारत वाला लिख लेना, भारत में कितना है, भारत का जनसंख्या कितना है, 943, और यूपी का अगर पूछा जाए तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यही बिहार का पूछा जाए तो 1106। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो होती है वो बिहार की ही है, कहाँ की है, बिहार, और सबसे कम जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे अधिक जो होता है कहाँ पे आपका, बिहार में होता है। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे अधिक जो है कहाँ पे, बिहार में, और सबसे कम जो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, और भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, जनसंख्या का जो वितरण होता है उसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, वहाँ की तो पहले भौगोलिक स्थिति जो होती है, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले जनसंख्या के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, क्या पहाड़ी इलाके में सभी संसाधन उपलब्ध होंगे, सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। खनिज मान सकते हैं, खनिज वगैरह का क्षेत्र हो, लेकिन वहाँ पे मैदानी क्षेत्र नहीं होगा, जल की उपलब्धता नहीं होती है, तो उस क्षेत्र के एक पहला कारण क्या होगा, स्थलाकृति होगी। भौगोलिक अवस्थिति मतलब स्थलाकृति। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति कैसी है, ठीक है, टोपोग्राफी, किसी भी क्षेत्र की टोपोग्राफी कैसी है या स्थलाकृति कैसी है, वहां पे रहने वाले जनसंख्या को प्रभावित करती है, उस क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या को प्रभावित करती है। जैसे मैदानी क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र में सभी संसाधन उपलब्ध है, खेती करने के लिए मैदान है, जल की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध होती है, ठीक है, इसीलिए सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भी मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। कारण क्या है कि वहाँ पे सभी संसाधन सुलभता से मौजूद हैं, ठीक है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वे सभी संसाधन मौजूद नहीं होते, वहाँ खेती करने की एक समुचित या उचित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं होती आसानी से, ठीक है, इसलिए एक स्थलाकृति जो होती है जनसंख्या को प्रभावित करती है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करती है। जिसमें आपका जैसे गंगा नदी का जो क्षेत्र है, सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है भारत में, वो गंगा नदी के
जो दोआब वाला क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका आता है जनसंख्या की दृष्टि से? यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। बिहार कौन सा नंबर पर? तीसरे नंबर पर है ना। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। हाँ सही, कौन सा है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार। तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है वो यूपी में है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या जो होती है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो होता है किसका होता है? राजस्थान का होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश का होता है। क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश जो होता है चौथे स्थान पे है, जबकि जनसंख्या के आधार पे जो होता है वो पहले स्थान पे आता है। जनसंख्या में कितना परसेंट है? जनसंख्या उत्तर प्रदेश का कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे 1998 है, 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है लगभग। और परसेंटेज वाइज को देखेंगे तो 16.5%, 16.51% आता है। पूरे भारत की जनसंख्या का कितना? 16.51% है। एग्जैक्ट डेटा याद करना, ठीक है, क्योंकि इसमें 16.5 से भी कंफ्यूजन, मतलब एग्जाम में ऑप्शन देके पूछ सकता है। 17 लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो 16.5% लगभग आता है। 16.51% जो होता है जनसंख्या के आधार पे है। और अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है? 2,98,000, ठीक है, 2,98,928 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 7.33% है। कितना प्रतिशत है? 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। ठीक है, एक तो स्थलाकृति किसी भी जनसंख्या क्षेत्र को प्रभावित करती है, ठीक, किसी भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। दूसरा क्या है? वहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र की। अगर जलवायु कैसे, जलवायु जो होगा अधिक, वहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो, और टेम्परेचर अधिक हो या अधिक मतलब या बहुत कम हो। किसी भी क्षेत्र की अगर जलवायु की बात करेंगे तो अगर टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो उस क्षेत्र में जनसंख्या निवास नहीं करती है। जनसंख्या के निवास के लिए एक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे भारत का तापमान एक औसत तापमान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों के अंतर्गत भारत को रखा गया है। इसलिए भारत में जनसंख्या भी अधिक निवास कर रही है। और जैसे आप अंटार्कटिका वगैरह देखेंगे, ठीक है, अंटार्कटिका या नॉर्वे एकदम नॉर्थ में आप चले जाओ तो वहाँ पे जनसंख्या अपेक्षाकृत क्या होती है? कम पाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होते चला जाता है और वहाँ पे जनसंख्या कम होती है। और जहाँ पे टेम्परेचर या तो आवश्यकता से बहुत अधिक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ भी आपका जनसंख्या जो होता है अपेक्षाकृत कम निवास करती है। अच्छा, सबसे अधिक टेम्परेचर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? भूमध्य रेखा के पास या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? हाँ, भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे पाया जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है टेम्परेचर, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर कम होने का कारण क्या है? हाँ, वहाँ पे जो होता है संवहनी वर्षा लगातार होती रहती है, डेली होती है। 4 बजे की वर्षा के नाम से उसको जाना जाता है। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। जलवायु किसी क्षेत्र को जनसंख्या को प्रभावित करती है। अधिक टेम्परेचर से भी जनसंख्या प्रभावित होती है और एकदम कम टेम्परेचर रहेगा, मतलब न्यून टेम्परेचर से भी जनसंख्या प्रभावित रहती है, ठीक है। अगला है मृदा। किसी भी क्षेत्र की मृदा जो होती है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। वहाँ की मृदा कैसी है? उपजाऊ है तो जनसंख्या अधिक निवास करेगी, उनकी खेती के लिए उपयोगी होगा। अगर वहाँ की मृदा जो है पथरीली है, ठीक है, अनुपयोगी है, तो वहाँ पे जनसंख्या जो होती है अपेक्षाकृत कम निवास करती है, ठीक है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। और यहाँ पर जो जलोढ़ में भी कौन सी जलोढ़ है? बांगर या खादर की मात्रा अधिक है, मतलब पुरानी जलोढ़ कम है, नवीन जलोढ़ की मात्रा अधिक होने की वजह से वहाँ जो खेती के लिए अधिक उपजाऊ होता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे खनिज हो गया, किसी भी क्षेत्र में खनिज,
खनिज भी क्या प्रभावित करेगा किसी क्षेत्र को जनसंख्या के लिए? सॉइल, मिनरल्स भी किसी क्षेत्र को, जो खनिज होते हैं, खनिज भी किसी स्थान पर अगर अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जहाँ पे भी खनिज पाए जाते हैं, जनसंख्या का जो निवास होता है, जनसंख्या जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र में अधिक निवास करते हैं। खनिज वाले क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, ये संसाधनों के उपयोग के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या जो होती है खनिज वाले क्षेत्र में अधिक निवास करती है। ठीक है, जहाँ पे भी खनिज पाए जाते हैं उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा कुछ और भी कारक होते हैं, जैसे शुद्ध जल अर्थात अलवणीय जल जहाँ पे भी होगा। जैसे पहले जनसंख्या जो निवास करती थी नदियों के किनारे निवास करती थी, जैसे जल की आवश्यकता, जिससे उनकी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है, एक अन्य कारक में स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ जल एवं अलवणीय जल, ऐसे स्वच्छ एवं अलवणीय जल। सॉल्टेड वाटर के पास तो रहने का कोई रीजन भी नहीं है, भले फिशरीज के लिए लोग वहाँ पे रहें, ठीक है, मछली के उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, लेकिन पानी की पीने के लिए वहाँ पे उपयोगी है नहीं, तो जनसंख्या वहाँ पे अपेक्षाकृत कम होगी। ठीक है, जहाँ पे भी स्वच्छ जल होगा या पीने योग्य या अलवणीय जल होगा वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। ये नहीं कि ग्लेशियर में स्वच्छ जल है, पीने योग्य पानी है, तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी कम निवास करती है। इसके अलावा जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, ये भी लिख लो, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक में देखा जाए, जैसे आपका बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश में बनारस, इलाहाबाद, ये धार्मिक क्षेत्र होते हैं। अयोध्या हो गया, तो यहाँ पे जनसंख्या जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसके कारण से होती है? धर्म की वजह से, धर्म या संस्कृति की वजह से वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है अपेक्षाकृत। महोबा में देख लो जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? महोबा की है, और सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज। तो धार्मिक कारण भी हो सकता है, उसका क्षेत्रफल भी एक प्रमुख कारण भी होता है, बट उसके अलावा क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उसका अधिक है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, और आपका ये प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे पीछे की जनसंख्या अधिक होती है। इसके अलावा जो है शिक्षा भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ये भी प्रमुख कारण होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। शिक्षा भी प्रभावित करती है, जिस क्षेत्र में जिस जिले में जिस स्थान पे शिक्षा की समुचित व्यवस्था होगी, लोग वहाँ पे ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है, अपने भविष्य को लेकर उस क्षेत्र में अधिक जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होती है, अस्पताल वगैरह की व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे लोग रहना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के विकर्ण में सभी प्रमुख कारक है, स्थलाकृति है, जलवायु, मृदा, खनिज, स्वच्छ अलवणीय जल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा आदि चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन एक है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज, क्या है? पॉपुलेशन चेंज, किसी भी स्थान पे पाई जाने वाली जनसंख्या और वहां से जब एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पे जनसंख्या ट्रांसफर होती है, प्रवास करती है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जनसंख्या के जाने की वजह से जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन में एक शब्द होता है प्रवास, क्या होता है? माइग्रेशन, जिसको माइग्रेशन बोलते हैं, और जो प्रवास करता है उसे माइग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, प्रवासी। जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन चेंज की बात हो रही है। पॉपुलेशन चेंज में एक स्थान से, मतलब एक स्थान की जनसंख्या वहां से लोगों के जाने की वजह से, विस्थापित होने की वजह से उस क्षेत्र की जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या परिवर्तन।
कुछ प्रवास होता है, एक होता है उद्गम बिंदु, इससे संबंधित दो स्थान होते हैं, एक उद्गम बिंदु होता है, एक गंतव्य होता है। क्या होता है? उद्गम केंद्र, दूसरा होता है गंतव्य। अब किसी भी स्थान की जनसंख्या अगर उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पे जा रही है तो उद्गम केंद्र कहाँ से, जहाँ से जनसंख्या निकली है उसे उद्गम केंद्र बोलेंगे। ठीक है, जहाँ से जनसंख्या एक स्थान से हटकर किसी और स्थान पे जा रही है उस क्षेत्र को उद्गम केंद्र बोलते हैं। अब जनसंख्या का क्या हो रहा है? प्रवास हो रहा है। अगर प्रवास हो रहा है तो उद्गम केंद्र वाले स्थान पे जनसंख्या में कमी होगी या अधिकता होगी? प्रवास के दौरान यहाँ पे जनसंख्या में कमी होती है, किंतु गंतव्य केंद्र पर क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, इसको समझिए, मतलब याद रखना कि प्रवास के समय उद्गम बिंदु पर जनसंख्या में क्या होती है? कमी होती है, जबकि गंतव्य केंद्र पर क्या होता है? गंतव्य वाले स्थान पे जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे मान लो कहीं की महोबा की जनसंख्या है, बगल में बांदा जा रही है, यहाँ से जनसंख्या, तो उद्गम स्थान महोबा हो गया, और यहाँ की जनसंख्या जो है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए अगर किसी दूसरे स्थान पर जा रही है तो जिस क्षेत्र में वो जाती है वहाँ की जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। किंतु जिस स्थान से निकलती है, जिस स्थान की वो जनसंख्या है, उस स्थान पर जनसंख्या में जो कमी होती है, ठीक है, उसी को जनसंख्या परिवर्तन भी कहते हैं। और उस जिले में जनसंख्या में हमेशा कमी होगी। ठीक है, उस जिले में या उस क्षेत्र में जनसंख्या में कमी दिखाई देती है। तो प्रवास के दौरान उद्गम केंद्र पे जनसंख्या में कमी होती है, किंतु गंतव्य केंद्र में जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, उद्गम स्थान जो होता है जनसंख्या में क्या दिखाता है? कमी को दर्शाता है। प्रवास के दौरान उद्गम केंद्र जो होता है, उद्गम स्थान जो होता है वो क्या दर्शाता है? जनसंख्या में कमी। किंतु गंतव्य स्थान क्या दिखाता है? जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, जैसे नगर, गांव की जनसंख्या गांव से गांव जाती है, या गांव से नगर की तरफ, या नगर से गांव की तरफ भी प्रवास होता है। ठीक है, गांव से नगर की तरफ, नगर से गांव की तरफ, या गांव से गांव की तरफ जनसंख्या का प्रवास होता रहता है। अगला वर्ड है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। क्या है? जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का संबंध जो है जनसंख्या की संरचना से होता है। जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या की संरचना से होता है। इसका मतलब किससे है? जनसंख्या की संरचना से। जनसंख्या की संरचना का मतलब उसमें कितने पुरुष रहते हैं, कितनी महिलाएं रहती हैं। पुरुष और महिलाओं से इनका संबंध होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। पुरुष और महिला को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे कितने वयस्क नागरिक रहते हैं, कितने आश्रित रहते हैं, कितना गैर आश्रित लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे एक डेटा है कि 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, 0 से 14 साल के वाले जो होते हैं, 0 से 14, इसके बाद जो होगा 15 से 64 वर्ष, या आयु लिख सकते हैं, 0 से 14 आयु की, और 15 से 64 आयु वाले। अगला क्या होगा? 65 से अधिक। ठीक है, जितने भी आयु। अब 0 से 14 जो होते हैं वो आश्रित होंगे, किसी पे तो आश्रित रहते हैं, और इधर भी 65 से अधिक वाले क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो ये दोनों जो है आश्रित हैं। कैसी जनसंख्या है? आश्रित जनसंख्या। जबकि 65 से अधिक वाली कैसी है? वो भी एक आश्रित जनसंख्या ही है। ठीक है, वो भी निर्भर रहती है। आश्रित का मतलब क्या? दूसरों पर निर्भर रहना, आश्रित जनसंख्या है। और जो आपका ये 15 से 64 वर्ष के आयु वाले होते हैं, ये सब कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखे जाते हैं। किसमें है? कार्यशील होते हैं। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या। जो है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, क्या है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक है,
ये सबसे पहले जो है एक व्यक्ति होते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब हक, ठीक है। ये पाकिस्तान के होते हैं महबूब हक, अमर्त्य सेन जो है भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, ठीक है। ये अभी इस बार वाले पीसीएस में पूछा भी गया क्वेश्चन, दोनों का नाम में एक का नाम नहीं दिया गया था, एक अमर्त्य सेन का नाम लिखा था, ठीक है। ये किसी और व्यक्ति, हाँ किसी और व्यक्ति का नाम लिखा था, तो वो ऑप्शन गलत था, ठीक है। जबकि मानव विकास सूचकांक का संबंध किससे होता है, मतलब किन से है, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक से है। और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, सोचा होगा कि अमर्त्य सेन के साथ में लिखा तो जरूर इनका तो संबंध होगा ही, तो लोगों ने उसमें गलती ज़्यादा की थी, ठीक है। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दो व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखना। इनके अलावा किसी और का नाम दे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 1990 में इसके विषय में बताया गया था, तो 1990 में। और व्यक्ति का नाम क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन व एक महबूब उल हक। महबूब उल हक कहाँ के हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है महबूब उल हक। और अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले बतलाया था, या इस सूचकांक के विषय में बताया था। इस सूचकांक का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो 1990 में किया गया था। कब किया गया था, 1990 में किया गया था। और इसको सबसे पहले UNDP किसके द्वारा, UNDP के द्वारा बताया गया था, ठीक है। मतलब UNDP के कार्यक्रम में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। कहाँ पे हुआ था, UNDP के कार्यक्रम में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। इसमें मानव विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनकी उपलब्धियों का आकलन करना होता है। जो मानव विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनकी उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया जाता है। इसके टोटल 3 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं। इस बार की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत का स्थान जो है 130 है। कितना है, 130 है। भारत जो होता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत है, मतलब मध्यम मानव विकास के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका सबसे पहले प्रयोग जो मतलब बताया 1990 में किया गया UNDP के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया। जबकि जो आपका HDI है ये 2 लोग मिलकर जारी करते हैं, एक तो UNDP, दूसरा OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स, ठीक है। OPHI प्लस UNDP इसको मिलकर जारी करता है। कौन कौन है, UNDP प्लस OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी वाला, ठीक है। इनके द्वारा ये जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस बार भारत की जो रैंक है मानव विकास में, ठीक है, ये मानव विकास से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनका इसमें आकलन किया जाता है, ठीक है। मानव विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों का इसमें आकलन किया जाता है, जिसको 3 आधार दिए गए हैं। एक होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की जाता है। इसके टोटल आधार कितने हैं, 3 है। आधार 3 है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ठीक है। ये 3 क्षेत्र होते हैं जो UNDP के हैं। इनके आधार पे किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत उनको स्थान दिया जाता है। इस बार भारत की जो रैंकिंग है HDI में 2025 वाले में, भारत की रैंकिंग कितनी है, 130 है। भारत की रैंकिंग जो है 130 है। और इसको जो भारत को स्कोर मिला है वो 0.685 है। कितना स्कोर है भारत का, 0.685 है। और HDI का जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से लेकर 1 तक। इनका स्कोर कितना होता है, इन्हें हमेशा 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। स्कोर जो होता है किसके बीच में होता है,
स्कोर जो होता है HDI का वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो भारत का जो स्कोर दिया गया 0.685 है। भारत का स्कोर कितना है याद रखना 0.685 है। और जो HDI स्कोर होता है वो किसके किसके बीच में है 1 से 100 नहीं होता, 0 से 1 के बीच में होता है। और भारत को किस में रखा गया कि भारत का जो स्कोर है वो 0.685 है, इसलिए भारत को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रखा गया या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में रखा गया। मध्यम वाले क्षेत्र में आता है भारत, किस में आता है मध्यम मानव विकास के क्षेत्र के अंतर्गत भारत का स्थान है। इसमें एक वर्ड है यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कहाँ पे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है 1965 में इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में यूएनडीपी की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर जो होता है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी से संबंधित एक यूनेप वर्ड है, क्या नाम है यूनेप, मिलता जुलता वर्ड है, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूनेप की स्थापना जो होती है वो 1972 में होती है। यूनेप की स्थापना कब हुई थी 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो केन्या के नैरोबी में स्थित है। कहाँ पे केन्या के नैरोबी में स्थित है। केन्या एक कैसा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है केन्या, ठीक है। वहाँ पर यूनेप की स्थापना होती है, ठीक है, नैरोबी में। दोनों याद रखना, दोनों के हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं, इनकी स्थापना भी पूछी जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक, इससे क्वेश्चन आना ही आना रहता है, ठीक है। या तो उनकी रैंक पूछी जाएगी किसी भी देश की, मतलब भारत की रैंक पूछी जाएगी, स्कोर कितना किया है, ये भारत को कौन से मानव विकास में रखा गया, मध्यम में या शीर्ष में या एकदम लोवेस्ट में निम्न स्तर में, ठीक है। इसको सबसे 1990 में जारी किया गया था, या इसका प्रयोग सबसे पहले 1990 में किया गया था। अमर्त्य सेन और महबूब हक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, या यूएनडीपी के कार्यक्रम में सबसे पहले जारी हुआ था, और इसको अभी यूएनडीपी और OPHI मिलकर जारी करते हैं, ठीक है। इनके आधार क्या क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन प्रत्याशा जो होता है इसका आधार होता है, ठीक है। और स्कोर कितना होता है इसका 0 से लेके 1 के बीच में इसका स्कोर दिया जाता है। और भारत का स्कोर कितना है 0 से लेके 0.685 भारत का स्कोर है 2025 वाले में। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का जो स्कोर दिया गया है वो कितना 0.685 दिया गया, ठीक है। कल जो रहेगा वो मिनरल्स के बारे में रहेगा, खनिज के विषय में, ठीक है। आज का बस इतना, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है।